सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम हमने कक्षा 10वीं का पहला पाठ इतिहास का पाठ का नाम है बच्चों इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा, इसका अध्ययन शुरू किया था। इसके लिए आपको हमने बहुत सारे पाठ मुद्दों का यहाँ पर अध्ययन किया था। इस पाठ मुद्दों का आपने रिवीजन किया होगा, ये मैं अच्छे से जानती हूँ, और इन पाठ मुद्दों को आपने समझा भी होगा। इसमें से कोई अगर आपको डाउट है तो वो आप क्या कर सकते हैं, तो हमें पूछ सकते हैं। हमने आपको अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर फिर एक बार इसकी रिवीजन हम लेंगे ताकि ये पाठ मुद्दे आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। दूसरी एक बात बच्चों, कोई भी पाठ जो होता है वो आसान करने के लिए या उसको समझने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आपके टीचर्स को ये पाठ आपको अगर पढ़ाते हैं तो उससे पहले आपको वो पाठ क्या करना होता है बच्चों, पढ़ना होता है। बाद में टीचर्स लोगों ने पढ़ाने के बाद उसकी आपको क्या करनी होती है, तो रिवीजन करनी होती है, यानी उन मुद्दों को उसको आपको समझना होता है। उसके बाद में उस पर आधारित क्वेश्चन को आपको हल करना होता है। इस प्रकार से अगर आप प्रत्येक विषय की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप वो विषय आपको आसान होता जाएगा। तो देखते हैं हमारा इतिहास का पहला पाठ इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा। हमने पहला पाठ मुद्दा देखा था कि इतिहास लेखन की प्रक्रिया। इतिहास लेखन की प्रक्रिया 4 उद्देश्यों के साथ होती है और ये उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बोर्ड एग्जाम में इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन से ये 4 उद्देश्य है? पहला, इतिहास लेखन में गतकालीन यानी कि भूतकालीन घटनाओं का संकलन करना होता है। उन घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाना होता है और उस पर आधारित सारी घटनाओं को आपको क्या करना होता है, तो आकलन करना होता है। और इसके पश्चात इन घटनाओं की जांच पड़ताल होती है और जांच पड़ताल होने के बाद में इस पर आधारित उचित तथ्य, कोई भी संदेहात्मक बात होती है उसको हटाकर उचित तथ्य प्रस्तापित किया जाता है। तो इन 4 उद्देश्यों के साथ इतिहास का लेखन किया जाता है। तो ये इतिहास लेखन की एक क्या है, तो प्रमुख 4 उद्देश्य। उसके बाद में हमने देखा वैज्ञानिक अनुसंधान और ऐतिहासिक अनुसंधान में अंतर। वैज्ञानिक अनुसंधान और ऐतिहासिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रायोगिक पद्धति तथा प्रत्यक्ष निरीक्षण पद्धति का अवलंबन किया जाता है, मगर बच्चों ऐतिहासिक अनुसंधान में यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐतिहासिक अनुसंधान में हम गतकालीन घटनाओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये घटनाएं ना हम दोहरा सकते हैं और ना उनका वहां पर रहकर प्रत्यक्ष उसका निरीक्षण कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर इसमें होता है। इसलिए उससे प्रस्तापित जो नियम होते हैं ये हम सार्वकालिक तथा सार्वत्रिक प्रस्तापित नहीं कर सकते। ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो अंतर है। उसके बाद हमने देखा कि इतिहास अनुसंधान की पद्धति कौन से स्टेज से गुजरती है, यानी कि कौन से सोपान से, कौन से चरणों से आगे बढ़ती है। सबसे पहला होता है कि उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी के संदर्भ में आपके पास जो भी साहित्य यानी कि जो भी साधन होता है, ऐतिहासिक प्रमाण होता है, इस ऐतिहासिक प्रमाण जैसे कोई मुद्रा है, जैसे आपके पास कोई कागज है उस तत्कालीन समाज का, तो उसकी सबसे पहले जांच पड़ताल होती है। वो कितना वास्तविक है, इसकी जांच होने के पश्चात ही उसको आप यानी कि इतिहासकार अनुसंधान में प्रयोग करते हैं। उसकी जांच होने के पश्चात इसे संदर्भ यानी कि इससे रिलेटेड संबंधित जो भी जानकारी होती है वो जानकारी संकलित की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है। इसके तत्पश्चात ये ऐतिहासिक घटना कौन से काल की है, कौन से समय की है, ये वहां पर क्या किया जाता है, तो जानकारी प्राप्त की जाती है। जानकारी को और विस्तृत बनाने के लिए बच्चों यहाँ पर इतिहासकार उसे रिलेटेड प्रश्नावली तैयार करते हैं और ये प्रश्नावली
को प्रस्तुत करके वो जानकारी और ज्यादा विस्तृत संग्रहित करते हैं। विस्तृत जानकारी के आधार पर संभावित परिकल्पनाएं प्रस्तुत करते। मैंने आपको उस समय भी परिकल्पना का अर्थ समझाया था, परि यानी कि चारों ओर और कल्पनाएं यानी कि चिंतन करना। जो भी यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई उसका सर्वांगीण विचार किया जाता है और सर्वांगीण विचार होने के पश्चात एक उचित तथ्य, उचित वास्तव इतिहासकार दुनिया के सामने लेकर आते हैं और इस वास्तव का भी वहां पर क्या किया जाता है तो विश्लेषण किया जाता है और इतिहासकार आखिरी यानी कि अंतिम सत्य तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से होती है इतिहास अनुसंधान की पद्धति, जिसकी जानकारी हमने पिछले पाठ में यानी कि पिछली तासिका में ली थी। आगे है वो है ऐतिहासिक दस्तावेज। बच्चों, ऐतिहासिक दस्तावेज इतिहासकारों का एक प्रमाण होता है, एक सबूत होता है, जिसके आधार पर इतिहासकार अपना क्या करते हैं तो लेखन करते हैं। इतिहासकार के इस ऐतिहासिक लेखन में ऐतिहासिक दस्तावेज अहम भूमिका निभाते हैं। वो ओरिजिनल होने के कारण उनका अनुसंधान भी एक विश्वसनीय साबित होता है, ओरिजिनल साबित होता है। इसलिए दस्तावेजों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दस्तावेज आसानी से समझ में नहीं आते। क्यों नहीं समझ में आते हैं? क्योंकि तत्कालीन भाषा अलग होती है, तत्कालीन लिपि अलग होती है, तत्कालीन कागज की बनावट अलग होती है, वहां पर लिखे हुए संकेत अलग होते हैं, या उसकी जो मुद्राएं होती है उसमें दिए हुए संकेत भी अलग अलग होते हैं। उसको समझने के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है और इन विशेषज्ञ की सहायता से ही इन प्रमाणों को समझा जा सकता है, आकलन किया जा सकता है। तो इतिहासकार इन विशेषज्ञों की सहायता लेते हैं और अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए इतिहासकार के अनुसंधान में ऐतिहासिक दस्तावेज बहुत मौलिक भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक और बात है कि फ्रांस में जो लूव्र संग्रहालय है इसमें एक अति प्राचीन शिलालेख रखा हुआ है। इसकी जानकारी हमने ली थी। इसमें कहा जाता है कि ये सुमेर नगर राज्य का यानी कि सुमेर संस्कृति का ये शिलालेख है। इसमें दो राजाओं के बीच के संघर्ष का वर्णन दिखाई देता है और ये अति प्राचीन है, लगभग 4500 वर्ष पहला पुराना है और इसका संवर्धन करके लूव्र संग्रहालय ने इसको रखा हुआ है। तो ये एक ऐतिहासिक क्या है तो प्रमाण है, ऐतिहासिक एक दस्तावेज है। इसका एक उत्तम ये उदाहरण है। इतिहासकारों को अपने अनुसंधान में सहायता करने के लिए भारत में या संसार में कई सारी ज्ञान शाखाएं हैं। कौन सी ऐसी ज्ञान शाखाएं हैं? जैसे पुरातत्व अभिलेखागार। पुरातत्व अभिलेखागार मतलब जहां पर प्राचीन ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय पुरातत्व अभिलेखागार नई दिल्ली में है, तो ये इसकी क्या है तो यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हस्तलेख, पांडुलिपियां, हमारे प्राचीन जितने भी ग्रंथ है, जैसे हमारा महाभारत है, रामायण है, इसके अलावा कई सारे बौद्ध ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, ये इनके क्या है तो उत्तम उदाहरण है। पुराभिलेख, पुराभिलेख मतलब शिलालेख। जैसे अभी हमने एक शिलालेख का चित्र यहाँ पर सुमेर संस्कृति का देखा, वो शिलालेख से भी इनको क्या होती है तो जानकारी प्राप्त होती है। अक्षर आकार विज्ञान, भाषा रचना विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, वंशावली, यहाँ वंशावली का चित्र हमने दर्शाया है। ये मुगलकालीन मुद्राओं का चित्र दर्शाया है, वहां पर पांडुलिपि का चित्र दर्शाया है। इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि ये दस्तावेज कैसे हो सकते हैं, जिनकी सहायता से इतिहासकार क्या करते हैं तो अपना अध्ययन करते हैं और इतिहास का लेखन करते हैं। अब देखते हैं इतिहास लेखन की परंपरा। इतिहास लेखन की परंपरा में इतिहास लेखन किसे कहते हैं और इतिहासकार किसे कहते हैं। आप बच्चों जानते हैं कि अभी अभी हमने बताया कि इतिहास का लेखन विशिष्ट 4 जो उद्देश्यों के अनुसार होता है और इस 4 उद्देश्यों के अनुसार जो इतिहासकार अपनी संरचना प्रस्तुति करते हैं, इस संरचना को ही इतिहास लेखन कहते हैं। और इस संरचना को प्रस्तुत करने वाला प्रस्तुतकर्ता यानी कि इतिहासकार यानी कि अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता, उसी को इतिहासकार कहते हैं। अब प्राचीन संस्कृति में इतिहास की परंपरा कैसे जतन की जाती थी? प्राचीन संस्कृति में बहुत सारा प्रागैतिहासिक कालखंड था। प्रागैतिहासिक कालखंड मतलब क्या? प्रागैतिहासिक कालखंड मतलब जिस समय मानव को लेखन कला अवगत नहीं थी, उस काल को क्या कहते हैं बच्चों?
प्रागैतिहासिक कालखंड। और जब मनुष्य को लेखन कला अवगत हो गई, वो समय कौन सा था? तो ऐतिहासिक समय। कहते हैं कि प्रागैतिहासिक समय बहुत बड़ा और ऐतिहासिक समय से कैसा है? तो बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में उन लोगों को इतिहास के प्रति रुचि नहीं थी क्या? इतिहास के प्रति जिज्ञासा नहीं थी क्या? इतिहास का संरक्षण और संवर्धन नहीं करते थे? करते थे। कैसे? तो बड़े बुजुर्ग अपने कहानियों के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा आने वाले पीढ़ी को इतिहास का वर्णन बताते थे। इसके अलावा चित्रों के माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम, इतिहास के जो अन्य साधन है, जैसे मौखिक बातें होती है, जैसे शौर्य गीतें होती है, इनके आधार पर वो इतिहास आगे के पीढ़ी को क्या करते थे? तो बताते थे या वर्णन उनका करते थे। आजकल ये सारी बातें आधुनिक काल में इतिहास के साधन के रूप में क्या है? तो प्रसिद्ध है। उसके बाद में हमने देखा कि आधुनिक इतिहास लेखन की 4 विशेषताएं। आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति में ये क्या है? तो एक वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति होने के कारण ये वास्तविक पद्धति है। इससे निकलने वाला अनुसंधान जो है वो ठोस प्रमाणों पर आधारित होता है, ठोस सबूतों पर आधारित होता है। ये पद्धति मानव केंद्रित पद्धति है। मैंने पहले ही आपको कहा था कि इतिहास एक क्या है? तो सामाजिक शास्त्र है, यानी कि समाज से रिलेटेड है, मनुष्य से रिलेटेड है, और इसीलिए वो मानव केंद्रित है। तर्क शुद्ध, सुसंगति तथा विश्वसनीय पद्धति है। ये तर्क शुद्ध पद्धति है। इसकी ओर से कई सारे परिकल्पनाएं प्रस्तापित की जाती है, उसका चारों ओर से विचार किया जाता है और तर्क शुद्ध सुसंगत पद्धति से इसका गठन किया जाता है। समाज के कार्य व्यापार पर आधारित होती है। समाज ने कौन से कार्य किए, समाज की प्रगति हुई या अधोगति हुई, इससे निष्पन्न फल प्राप्ति उससे समझ में आती है। इस प्रकार से इतिहास लेखन की ये क्या है? तो प्रमुख 4 विशेषताएं जिसका हमने अध्ययन किया। अब देखते हैं कि ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस, बच्चों कहते हैं कि इतिहास की लेखन की परंपराएं जो है वो यूनानी संस्कृति में दिखाई देती है। सबसे पहले इतिहास लेखन को किसने प्रारंभ किया है? तो ग्रीक इतिहासकारों ने। और इस ग्रीक इतिहासकारों में हेरोडोटस का नाम सबसे अव्वल है, सबसे प्रथम है, क्योंकि इन्होंने पहली बार अब हिस्ट्री शब्द का प्रयोग अपने एक ग्रंथ के शीर्षक में किया है। कौन सा ये ग्रंथ है बच्चों? द हिस्ट्रीज, ये ग्रंथ जिसमें उन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। इसीलिए हेरोडोटस को दुनिया का आद्य इतिहासकार माना जाता है। यानी कि यहाँ तक हमने इस पाठ को देखा था, समझा था, और इसके हमने पुनरावृत्ति भी की है। अब हम बढ़ते हैं आगे के पाठ की ओर। यूरोप में हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और इतिहास लेखन। बच्चों आप सभी जानते हैं यूरोप में जैसी वैचारिक क्रांति हुई, वैचारिक क्रांति के तदनंतर बहुत सारे क्षेत्रों में उल्लेखनीय अमूलाग्र परिवर्तन दिखाई दिया, और इन सारे क्षेत्रों में सबसे अग्रगण्य हो गए वो है विज्ञान और दर्शन शास्त्र। यानी कि विज्ञान और दर्शन शास्त्र में काफी सारी प्रगति हुई, और ये वहां पर साबित हुआ कि वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए सामाजिक और ऐतिहासिक यथार्थों का भी अध्ययन करना संभव है। यह विश्वास विचारकों को होने लगा तथा आगामी समय में इसके ऊपर विचार विमर्श किया गया। बच्चों आप सभी जानते हैं कि यूरोपियन राष्ट्रों में कोई बात जो होती है वो साबित किए बिना दुनिया के सामने नहीं लेकर आते, और इसके लिए आधुनिक युग में उन्होंने इतिहास से संबंधित कई बार विचार विमर्श किया कि इतिहास के अनुसंधान से हम दुनिया में गतकालीन वास्तविकता को सामने ला सकते हैं क्या? मगर वैज्ञानिक पद्धति से यदि हम इतिहास का लेखन करेंगे, इतिहास का अध्ययन करेंगे, तो इतिहास का अनुसंधान करेंगे तो गतकालीन वास्तविकता को दुनिया के सामने ला सकते हैं। यह विश्वास उनके मन में पनपता रहा, और इसी से उन्होंने ऐतिहासिक अनुसंधान की क्या की? तो शुरुआत की। और इसको सहायता कहाँ पर मिली? खास करके यूरोप और अमेरिका जैसे यहाँ पर द्वीपों में क्या किया गया? तो इसका विचार विमर्श होने लगा। कई सारे इतिहासकारों ने उसके ऊपर विचार विमर्श किया और अपने अनुसंधान की शुरुआत की, और उन्हें ये पता चला कि यहाँ पर इतिहास अध्ययन से हम वस्तुनिष्ठता को दुनिया के सामने ला सकते हैं। इसलिए इतिहास अध्ययन को अधिक महत्व प्राप्त हुआ। अब देखते हैं इतिहास विषय को स्वतंत्र स्थान कैसे प्राप्त हुआ। 18वीं शताब्दी में बच्चों, यहाँ पर 18वीं शताब्दी से पहले ये मानना था कि दर्शन शास्त्र मतलब केवल उसमें ईश्वरी विचार
ईश्वर से संबंधित बातें, दंत कथाओं पर आधारित बातें या काल्पनिक बातों का स्थान अधिक महत्वपूर्ण था। वास्तविक बातों से यह दर्शन काफी कोसों कैसा था तो दूर था। मगर जैसे 18वीं शताब्दी खत्म शुरू हुई वैसे वैसे उनके विचारों में परिवर्तन आने लग गया। उन्होंने ये सोचा कि नहीं, इतिहास का अध्ययन वास्तविक रूप से हम कर सकते हैं और विचार मंथन के पश्चात ये साबित हो गया कि इतिहास का अध्ययन यदि आधुनिक पद्धति से करेंगे तो गतकालीन जितनी भी संकल्पनाएं हैं, जितनी भी बातें हैं, ये वास्तविक रूप से प्रमाणों के आधार पर हम साबित कर सकते हैं। तब से इतिहास के अध्ययन को और अधिक चालना प्राप्त होगी और इतिहास के अध्ययन को और अधिक चालना प्राप्त होने के कारण कई सारे विश्वविद्यालय में उसको स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा हासिल हुआ। जैसे हमने देखा कि आजकल पर्यावरण विषय को हमारे पाठ्यक्रम में अहम महत्व आया, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा, मानव की सुरक्षा, ये एहसास मानव को जब से होने लग गया तब से पर्यावरण विषय के ऊपर और खोज और अध्ययन यहाँ पर होने लग गया है। उसी प्रकार से इतिहास की वास्तविकता दुनिया के सामने ला सकते हैं, गतकालीन समाज की बातें ला सकते हैं। ये उनको थाम नीचे हुआ कि हम कर सकते हैं ये बातें। तब से इतिहास के अध्ययन को, इतिहास विषय को और अधिक महत्व प्राप्त हुआ और इतिहासकारों ने क्या किया तो उसको अध्ययन करना प्रारंभ किया। 1737 में जर्मनी के गोटिंगेन विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की। सबसे पहले जर्मनी का एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है गोटिंगेन। इस विश्वविद्यालय में इतिहास इस विषय को स्वतंत्र स्थान प्राप्त करके इतिहास का अध्ययन प्रारंभ किया। जैसे यहाँ जर्मनी के अन्य विश्वविद्यालयों में भी ऐसे इस विषय को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ और सारे विश्वविद्यालय में इस विषय की क्या हो गई तो शुरुआत हो गई। यानी कि इतिहास की आधुनिक पद्धति से अध्ययन अनुसंधान करने की सबसे पहले शुरुआत जर्मनी में हुई। अब इतिहास का अध्ययन करने वाले महान विचारकों का आज हम विचार करेंगे, जिन्होंने अपने दर्शन शास्त्र के कई सारे विचार अपने पुस्तकों द्वारा लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। देखते हैं पहले विचारक, जिनका नाम है रेने देकार्त। इनका कार्यकाल का समय है 1596 से लेकर 1650। अब देखते हैं कि इतिहास का लेखन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ऐतिहासिक साधनों की विशेषता, कागज पत्रों की विश्वसनीयता की जांच करना आवश्यक है। यह विचार आग्रह पूर्वक रखा जा रहा था। जर्मनी में सबसे पहले उन्होंने क्या किया था तो अपने इस अनुसंधान की क्या की शुरुआत की और इस अनुसंधान की शुरुआत करते समय सबसे पहले उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया। क्या विचार है उनका? ये कहते हैं कि जब आप अनुसंधान करने के लिए शुरुआत करते हैं या अध्ययन के लिए इतिहास की शुरुआत करते हैं तब आपके पास जो भी प्रमाण है, यानी कि इतिहास का जो भी साधन है, चाहे वो मुद्रा है, चाहे वो कागज है, खास करके कागजातों की जांच पड़ताल होना बहुत आवश्यक है। इस जांच पड़ताल में वो असली है या नकली है, इसका उनके अध्ययन में कितना उपयोग हो सकता है, इसकी पड़ताल करना बहुत जरूरी है। और उन्होंने अपने इस अनुसंधान के 4 विशेष स्टेप बताए, सोपान बताए, चरण बताए। कौन से 4 चरण हैं? एक, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी बात जब तक इतिहासकार को ये पता ना हो कि ये निसंदेह कैसी है, वास्तव है, असली है, सत्य है, तब तक उसका पूरी तरह से स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये उनका आग्रह पूर्वक क्या था तो सबसे पहला नियम था इतिहास अध्ययन का और इस अध्ययन के इस पहले नियम को उन्होंने प्रस्तुत किया। उनका दूसरा नियम यह था कि कोई भी समस्या की जानकारी का विश्लेषण जो है वो जितना जरूरी है उतना ही करना आवश्यक है, इससे अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात उनकी ये थी कि इस विश्लेषण की जांच पड़ताल होना बहुत आवश्यक है, यानी कि उसके ऊपर क्या होना चाहिए तो विचार विनिमय होना चाहिए। और चौथी बात जो है कि इसको पूरी तरह से स्वीकार करने से पहले ये क्या होना चाहिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण जो विचार है वो दुनिया के सामने उन्होंने क्या किए तो प्रस्तुत किया है। देखते हैं उसके द्वारा लिखित
डिस्कोर्स ऑन द मेथड ग्रंथ में वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से एक नियम बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, और वो नियम यह है कि जब तक कोई बात सत्य है, इसका निसंदेह रूप से स्थापित नहीं होता है, तब तक उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। यानी कि डिस्कोर्स ऑन द मेथड ये उनका क्या है, तो ग्रंथ है। ये फ्रांसीसी दार्शनिक ने सबसे पहले क्या किया है, तो अपना ये विचार प्रस्तुत किया है, और इसीलिए रेने देकार्त को दुनिया का दार्शनिक शास्त्र का जनक माना जाता है। अगले दार्शनिक है या अगले विचारक है वो है वोल्टेयर। वोल्टेयर, इनका कार्यकाल है 1694 से लेकर 1798 तक। वोल्टेयर का वास्तविक नाम फ्रांसवा मरी अरुये था। वोल्टेयर का नाम हमने देखा कि उनका नाम फ्रांसवा मरी अरुये था। ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, यानी कि फ्रांस देश के ये दार्शनिक थे। उनका जन्म फ्रांस में हुआ। पेशे से वो एक कौन थे, तो पत्रकार थे। व्यंग्यात्मक लेखन उनकी हॉबी थी, और व्यंग्यात्मक यानी कि उपरोधिक लेखन के शिकार होते थे। फ्रांस राज्य क्रांति में जो अनियंत्रित राज्य सत्ता थी, ये अनियंत्रित राज्य सत्ता के लुई ये उनके क्या थे, तो उपरोधिक लेखन के एक शिकार थे। और भ्रष्ट धर्मगुरु, इनके ऊपर वो उपरोधिक लेखन करते थे। और फ्रेंच राज्य क्रांति जो हुई उसके एक क्या थे, एक प्रमुख उद्गाता, एक प्रणेता थे। फ्रांस के राज्य क्रांति के लिए उनके विचार बहुत ही पोषक थे और बहुत ही आवश्यक थे। उन्हीं के कारण, यानी कि उनके जैसे विचारवंतों के कारण ही फ्रेंच राज्य क्रांति हुई थी। फ्रेंच राज्य क्रांति एक सामाजिक राज्य क्रांति थी। सामाजिक विषमता के खिलाफ उठाई हुई आवाज, यानी कि अन्याय के खिलाफ की गई ये लड़ाई थी। उसमें वोल्टेयर का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। इतिहास लेखन में वो क्या कहते हैं, देखते हैं। वोल्टेयर ने इतिहास के लेखन हेतु विचार प्रस्तुत किया कि मात्र वस्तुनिष्ठ सत्य और घटनाओं के कालक्रम तक ध्यान केंद्रित न करते हुए तत्कालीन समाज में प्रचलित परंपराएं, व्यापार, आर्थिक व्यवस्था, कृषि आदि घटकों का विचार करना भी आवश्यक है। क्या कहते हैं वोल्टेयर? वोल्टेयर कहते हैं कि इतिहास लेखन जब हम करते हैं तब क्या करते हैं, तत्कालीन घटनाओं का संकलन करते हैं, उसके बाद में उसको घटना के कालक्रम के अनुसार लगाते हैं, उसमें संदेहात्मक बातें होती है तो उसको हटाते हैं और वास्तविक सच दुनिया के सामने लेकर आते हैं। इसका तात्पर्य ये इतिहास लेखन हुआ क्या? इतिहास लेखन के ये उद्देश्य है, मगर इससे परे होकर और अधिक इतिहास में सखोल विचार होना आवश्यक है। तो ये सखोल विचार क्या है? सखोल विचार ये है कि तत्कालीन समाज में जो प्रचलित परंपराएं हैं, आज भी हमारे समाज में कई सारी परंपराएं हैं, जैसे हम कई सारे धार्मिक विधि करते हैं, कई सारे सामाजिक विधि करते हैं, ये सामाजिक राजनीतिक कई सारे नियम हमारे समाज में प्रचलित है। तो इन परंपराओं का अध्ययन, यानी कि तत्कालीन समाज के परंपराओं का अध्ययन होना इतिहास में बहुत आवश्यक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, इसके अलावा वो तत्कालीन समाज के व्यापार व्यवस्था पर भी प्रकाश डालना चाहते हैं कि तत्कालीन व्यापार व्यवस्था कैसी थी, तत्कालीन व्यापार व्यवस्था अंतर्गत थी, बहिर्गत थी, स्थानीय थी, कैसे उनके विनिमय माध्यम पद्धति कैसे थी, इसके ऊपर विचार होना बहुत आवश्यक। जैसे हमने हड़प्पा कालीन संस्कृति की मुद्राएं प्राप्त हुई, जो मुद्राएं हमारे देश में प्राप्त हुई वही मुद्राएं सीरिया देश में भी प्राप्त हुई। इसका मतलब हम प्राचीन समय से अन्य राष्ट्रों से क्या करते हैं, तो व्यापार करते हैं, ये बात साबित हुई। तो व्यापार पर भी हमें विचार करना बहुत आवश्यक है। कब? जब हम इतिहास का लेखन करते हैं तब। इसके अलावा आर्थिक व्यवस्था, तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? प्रत्येक राज्य की स्वतंत्र मुद्राएं होती है, मुद्राएं का मूल्य क्या होता है, उसमें विनिमय पद्धति कैसे होती है, अर्थव्यवस्था की जानकारी उसमें विस्तृत देना आवश्यक है। तत्कालीन कृषि, आप सभी जानते हैं तत्कालीन उत्पादन का प्रमुख साधन क्या होता था? कृषि होती थी। तो कृषि किस प्रकार से होती, उनका स्वामित्व कैसा होता था, वहाँ की सामंतशाही कैसे होती थी, ये उत्पादन कौन से लिया जाता था, ये सारी बातों के ऊपर प्रकाश डालना बहुत आवश्यक है। तो इन सारी बातों का विचार करना इतिहास लेखन में अत्यंत आवश्यक है। ये बात वोल्टेयर ने अपने दार्शनिक विचारों में क्या की, तो प्रस्तुत किए हैं। और क्या कहते हैं वोल्टेयर? परिणाम स्वरूप इतिहास को प्रस्तुत करते समय अथवा उसकी रचना करते समय मानवीय जीवन का सर्वांगीण विचार किया जाना आवश्यक है। इस विचार को महत्व प्राप्त हुआ। वोल्टेयर कहते हैं कि इतिहास केवल राजाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, उनके शौर्य तक सीमित नहीं होना चाहिए, उनके युद्ध तक सीमित नहीं होना चाहिए। तो इतिहास में सामान्य से अति सामान्य व्यक्ति
व्यक्ति का भी वहां पर उल्लेख होना जरूरी है, समाज का सर्वांगीण दृष्टि से वहां लेखन होना जरूरी है, आवश्यक है। ये बात अपने लेखन द्वारा वोल्टेयर ने क्या की है तो प्रस्तावित की है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि वोल्टेयर आधुनिक इतिहास लेखन का जनक माना गया है, यानी कि आधुनिक इतिहासकार के रूप में वोल्टेयर को यहाँ पर क्या मिला है तो स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने ये सारे विचार अपने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ में क्या किए हैं तो एकत्रित किए हैं। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जिनका नाम है कैंडिड ग्रंथ। तो ये कैंडिड उनका बहुत ही विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। आगे देखते हैं। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल का कार्यकाल है 1770 से लेकर 1831 तक। ये जर्मन दार्शनिक है। इन्होंने इस बात पर बल दिया है कि ऐतिहासिक यथार्थ अथवा वास्तविकता को तर्क शुद्धता पद्धति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इतिहास का घटनाक्रम प्रगति के चरणों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इतिहास लेखन करते समय तर्क शुद्धता को उन्होंने बहुत महत्व दिया है। अगर आपके पास तर्क संगति नहीं है, तर्क विसंगत इतिहास लेखन है तो वो किसी काम का नहीं है। काल्पनिक बातों को इतिहास में बिल्कुल भी स्थान नहीं है। इसके लिए आपके इतिहास को अगर प्रभावी इतिहास लेखन करना है तो उसमें तर्क संगति होना बहुत आवश्यक है। और उनके इतिहास के ये जो घटनाक्रम होते हैं वो आगे के प्रगति का चरण दर्शाने वाले होने चाहिए। इसमें जो अंतर है यानी कि भूतकालीन की प्रगति और वर्तमानकालीन प्रगति, इसमें उनको अंतर दर्शाना बहुत आवश्यक है कि भूतकाल से अलावा हमने वर्तमान काल में कितनी प्रगति की, तो इतिहास के लेखन में ये प्रगति के चरण दिखाई देने जरूरी है। इतिहासकार के समय समय पर उपलब्ध होने वाले प्रमाणों के अनुसार बदलते जाना स्वाभाविक है। इतिहासकार को जो प्रमाण प्राप्त होते हैं उस प्रमाणों के अनुसार उनका लेखन क्या हो जाता है तो बच्चों परिवर्तित हो जाता है। जिस समय में जिस प्रकार का प्रमाण मिला है उस समय का उस प्रमाण के ऊपर क्या होता है तो परिणाम होता है, उस समय के जानकारी पर परिणाम होता है। यानी कि इतिहासकारों का इतिहास लेखन समय के अनुसार प्रमाण के अनुसार बदलता रहना स्वाभाविक है। यानी कि ये यहाँ पर बात प्रस्तावित की है। उसके इस विवेचन के परिणाम स्वरूप उनके दार्शनिकों को यह विश्वास हुआ है कि यद्यपि इतिहास की अध्ययन पद्धति विज्ञान की पद्धतियों के तुलना में भिन्न है, फिर भी उसकी गुणवत्ता कम नहीं है। तर्कशुद्ध पद्धति का उपयोग जो है विज्ञान में भी किया जाता है, ऐतिहासिक अनुसंधान में किया जाता है, मगर वैज्ञानिक पद्धति की प्रायोगिक पद्धति तथा प्रत्यक्ष निरीक्षण पद्धति का हम प्रयोग नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य ये है कि विज्ञान के जो तर्क होते हैं वो बहुत सच्चे होते हैं और इतिहास के तर्क सच्चे नहीं होते, ऐसे नहीं है। इतिहास के भी तर्क उतने ही क्या होते हैं तो सच्चे होते हैं, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का अवलंब किया गया है। हेगेल के व्याख्यानों का संकलन इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस नामक ग्रंथ में प्राप्त है। हेगेल द्वारा लिखित रीजन द हिस्ट्री इस पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही चर्चित है। उन्होंने कई सारे व्याख्यान लिए बच्चों, और व्याख्यानों की जितनी भी लेख है, जितनी भी मालिकाएं हैं, वो सारे उन्होंने क्या किए हैं तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस नाम के ग्रंथ में एकत्रित किए हैं। यानी उनके विचारों का सार हमें इस ग्रंथ में क्या होता है तो प्राप्त होता है। मगर उनका एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जिनका नाम है रीजन इन हिस्ट्री। ये पुस्तक जो कि इसमें बहुत सारे विचार उनके हमें पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए प्राप्त होते हैं, जो कि विश्व विख्यात थे। अब देखते हैं जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल का द्वंद्ववाद का सिद्धांत। हेगेल के मतानुसार किसी भी घटना का अर्थ स्थापित करने के लिए उसका वर्गीकरण दो विरोधी वर्गों में करना पड़ता है, अन्यथा मानव मन को उस घटना का आकलन नहीं होता है। यानी कि किसी बात को हमें साबित करना है तो उसको दो तरफ से विरोधी क्या करने चाहिए तो परस्पर सिद्धांत प्रस्तुत करने चाहिए। एक से सच बात निकलती है तो एक से झूठ बात निकलती है। सच है तो क्यों सच है, झूठ है तो क्यों झूठ है। तो इस तरीके से परस्पर विरोधी भूमिका दर्शाकर इसका क्या किया जाता है तो अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति को ही क्या कहते हैं बच्चों, द्वंद्ववाद कहते हैं। यानी कि सच
है या झूठ है, अच्छा है या बुरा है। इस पद्धति में पहले एक सिद्धांत को स्थापित किया जाता है, उसको काटने के लिए दूसरा प्रति सिद्धांत स्थापित किया जाता है। मेरा सिद्धांत कितना मौलिक है यह प्रस्तापित सिद्ध करने के लिए उसका परस्पर विरोधी सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है। उसका क्या किया जाता है, तो खंडन विखंडन किया जाता है। खंडन मंडन किया जाता है मतलब उसमें आर्गुमेंट किया जाता है, और इस आर्गुमेंट से जो समन्वयात्मक विचार निकलता है, यह समन्वयात्मक विचारों की जो रचना की जाती है, इसे एक नया सिद्धांत प्रस्तापित किया जाता है। इसी को हेगेल का द्वंद्ववाद कहते हैं। बच्चों, मुझे लगता है यहाँ तक पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगली तासिका में इसके बाद का उर्वरित पाठ हम देखेंगे। धन्यवाद।